आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे हमीरपुर जनपद के एक ऐसे विलक्षण रत्न से मिलने का और आशीर्वाद लेने का हमें सौभाग्य मिला। आज मैं उनके सम्मुख बैठा हुआ हूँ और शास्त्र भी कहते हैं कि विद्वानों का सानिध्य और उनका आशीर्वाद पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे संचित पुण्य कर्म होते हैं तब होता है। तो आज हमारे साथ में हमारे हमीरपुर के गौरव, हमारे अग्रज बड़े भैया डॉक्टर रविकांत पाठक जी हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। आइए मैं आपसे उनकी भेंट करवाता हूँ। नमस्कार भैया, हमारे की प्रारंभिक शिक्षा गांव में और उसके बाद बीमार से 5वीं 6वीं तक की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आगे की शिक्षा भी तमाम अच्छे उत्कृष्ट विद्यालयों से ग्रहण करते हुए भैया ने आईआईटी मुंबई से बीटेक और एमटेक किया। इसके बाद जर्मनी से पीएचडी और इस समय स्वीडन में की एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आइए भैया से जानते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन और शैशवकाल कैसा रहा। भैया, आपका जन्म कहाँ हुआ और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ और कैसी रही? मेरा जन्म हमीरपुर ज़िले के छोटा सा गांव है छेड़ी वसायक, और छेड़ी वसायक में ही मेरा जन्म हुआ। वहीं मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। कक्षा 5 मैंने छेड़ी वसायक के प्राइमरी बेसिक विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद बिवार है बगल में कस्बा जी, तो बिवार से मैंने 6वीं 7वीं की। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे आके बताया, जब मैं 7वीं में पढ़ता था, कि भारत सरकार एक ऐसी छात्रवृत्ति की योजना है उनकी, जिसमें बच्चों का विद्यालय, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उस योजना के तहत, उनको इंडियन पब्लिक स्कूल, जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं, जैसे दून पब्लिक स्कूल है, सिंधिया कॉलेज है, मेयो कॉलेज है, डेली कॉलेज है इंदौर में, इन विद्यालयों में पढ़ने के लिए सरकार मुफ्त में भेजती है। और वहाँ बहुत ही मेधावी और बड़े ही आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों के बच्चे जाते हैं। तो मुझे बहुत ही उत्साह हुआ, तो मैंने उसकी तैयारी की। और फिर उसकी तैयारी के लिए मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ गया। वहाँ पर भारती गांधी, जगदीश गांधी से मेरा सानिध्य हुआ और उन्होंने एक अपने वत्स की तरह ही मुझे प्रेरणा दी, सहयोग दिया। और फिर मैंने उस परीक्षा को पास किया। कठिन परीक्षा होती है, जैसे यूपीएससी के पैटर्न पे है, प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन होता था जी। तो 1986 में मेरा सिलेक्शन हुआ था लखनऊ से जी। फिर मैं पहले बॉयज़ टाउन पब्लिक स्कूल नासिक गया पढ़ने के लिए, हाई स्कूल वहाँ से किया जी। और 11वीं 12वीं मैंने डेली कॉलेज इंदौर से की। जी। तदुपरांत मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। जी। मैंने आईआईटी मुंबई से बीटेक एमटेक कंबाइंड 5 ईयर कोर्स किया केमिकल इंजीनियरिंग में। जी। फिर उसके बाद मैं पीएचडी के लिए बाहर गया जी। हांगकांग, और हांगकांग से पीएचडी की एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज पर। और यही पीएचडी करते करते जी। मुझे कुछ जीवन में अचानक एक ऐसा मोड़ आया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, कि आप एक सहज सामान्य जीवन जी रहे हैं जी। और आपके जीवन में क्रांति घटती है, घटना घटती है, और आपको लगता है कि ये जीवन कैसे जिया जा रहा है, ऐसे ही जिए जा रहे हैं बस। जी। तो मुझे लगा कि अब पीएचडी ख़त्म होने वाली है, और पीएचडी ख़त्म होने से पहले मुझे कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय है अमेरिका का, वहाँ से रिसर्चर के लिए ऑफ़र आ गया। जी। तो इसने और जीवन को समृद्ध बना दिया। ऐसा लगा कि अब तो पूरा भविष्य समृद्ध है, सब बढ़िया है। तो जीवन में एक अंधेरा छाया, जीवन में एक रुकावट सी लगी कि बस अब जीवन समाप्त हो जाएगा, समृद्ध भविष्य है, खा पी के कमा के प्रोफेसर बन के मर जाएंगे। जी। तो उसने बहुत कुछ ऐसा अंदर से झकझोरा। जी। और मैं बचपन से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से प्रभावित था। जी। जैसे भगत सिंह हमारे हीरो थे, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के जीवन से बड़ी प्रेरणा मिलती थी जी। कि इन्होंने अपना जीवन देश के लिए दिया, तो हमें भी कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए। जी। तो जब
आपका उज्जवल भविष्य सामने हो और आप अमेरिका में जाके बस के वहाँ खा पी के जीवन गुजार देंगे, इस विचार ने अंदर से बहुत कचोटा। जी फिर मेरा जीवन साधना और तपस्या में उसी वर्ष से चला गया। वर्ष था 2003-2004, जी जब मैंने पीएचडी भी हासिल की और मैं अमेरिका भी गया। लेकिन अमेरिका में रहते मैंने काफ़ी तपस्पूर्ण जीवन जिया जी और 2007 में उस तपस के बाद मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने देश वापस लौटूंगा, लौट करके भारत के गांवों को समृद्ध करूंगा। क्योंकि अगर भारत को गौरवशाली बनाना है, जी भारत को वैभवशाली बनाना है, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाना है, तो भारत के गांवों को समृद्ध बनाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। जी तो उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जी इसका एक बड़ा ताना बाना बुन के 2007 में मैं अपने गांव लौटा। जी यहाँ भूमि बंजर थी, किसान परेशान था, क्लाइमेट चेंज अपना रंग बदल रही थी, तो हाहाकार मचा था। उस समय कुछ हमने परिवर्तन के एक्सपेरिमेंट किए, ऑर्गेनिक फार्म की ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक फ्रूट ऑर्चार्ड्स लगाए, गौशालाएं खोली जी और फिर भारतीय शिक्षा प्रणाली को जागृत करने का संकल्प मन में आया। जी तो कि हम हमारी जो शिक्षा थी पहले चरित्र निर्माण की शिक्षा थी, क्योंकि घर में सभी बच्चों को रोजगार था, परंपरागत लोग काम करते थे, तो उनके रहने खाने और रोजगार की कोई समस्या नहीं थी किसी भी परिवार में। जी परंतु बच्चों को शिक्षित करने के लिए वो गुरुकुल भेजते थे, क्योंकि गुरुकुल में उनका चरित्र निर्माण हो सके। जी उस विचार से और उसकी गहराई में जब हमने भारतीय शिक्षा प्रणाली को पढ़ा तो हमारे आंखें खुली की खुली रह गई कि भारत में कितनी गहरी सोच थी कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन पर काम होता था, कि मनुष्य को अच्छा बनाना है। फिर हमने इतिहास पढ़ा, धर्मपाल जी को पढ़ा तो पाया कि अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को इलीगल घोषित कर दिया था और सारे गुरुकुल समाप्त कर दिए थे। हमको लगा कि अब गुरुकुलों का जीर्णोद्धार, पुनरुत्थान और रिवाइवल होना चाहिए। तो हमने भारत उदय गुरुकुल, भारत उदय द राइज ऑफ इंडिया का जो हमारा पूरा मिशन है, जो काम है कि इस राष्ट्र को पुनः विश्वगुरु बनाना है, पुनः वैभवशाली बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो उसके तहत हमने भारत उदय गुरुकुल का पहला 60 एकड़ का कैंपस रूरीपारा में बनाया। और आज उसी कैंपस में हम बैठ करके हमारे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आपने ये इतिहास को पूछा और मुझे बताने में बड़ा भावुक होकर के मैं इसको बता पा रहा हूँ, क्योंकि भारतीय शिक्षा और मनुष्य निर्माण की जो शिक्षा है वो हमने गुरुकुल में प्रारंभ की है। और हमारे गुरुकुल की विशेषता यह है कि यह उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है। यहाँ पर मेरा खुद का पुत्र जो स्वीडन में पढ़ाई करता था, वहाँ से वो छोड़ करके भारत के इस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के 3 विशिष्ट पाठ्यक्रम हैं। देयर आर 3 वेरी डिस्टिंक्ट curriculums for the education and the first one is on the inner growth। पहला है आंतरिक विकास का पाठ्यक्रम, जिसमें हम बच्चों को साहसी, करुणामय, धैर्यवान, वाक्पटुता में निपुण, जो गुण नेतृत्व को निखारने में सहायक होते हैं, उन गुणों का विकास करना है। तो उनके लिए जप, तप, ध्यान, योग, यज्ञ, जो भारतीय विधा के आंतरिक विकास की जितनी भी विधाएं होती थी, उन सब में बच्चों को निखारते हैं। बढ़िया बच्चे सुबह 4 बजे जागरण करते हैं, स्नान आदि करके व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, जप और तदुपरांत अपना प्रातराश लेकर के अपनी कक्षा में जाते हैं। वहाँ वो पढ़ते हैं आधुनिक विषय, अंग्रेजी माध्यम से बढ़िया गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान और भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। तो पूरा उनको जो भी एक्सपोजर है, कंप्यूटर, ये पूरा एक्सपोजर दिया जाता है बच्चों को कि मॉडर्न युग के साथ ताल मिला सके। और फिर उनका एक और आयाम हमने शुरू किया है, जीवन कौशल, द लाइफ स्किल्स, कि हम लाइफ स्किल्स के माध्यम से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, वो किसी भी देश काल परिस्थिति में आत्मनिर्भर रूप से जी सकें, न किसी सामाजिक दबाव को माने, न किसी रिसेशन को माने,
उनमें ऐसा जीवन कौशल भरने की कोशिश की रही है कि अपना खाना खुद बना लें, खाना खुद उगा लें, खाना खुद पका लें, और उनको समझ हो कि उनका स्वास्थ्य कैसे है, उनको स्वस्थ कैसे रहना है। आयुर्विज्ञान पढ़ाते हैं इसमें, तरह की 64 कलाएँ हैं जो भारत की, उनका समावेश किया गया है, ताकि वो जब इस गुरुकुल से 12 वर्ष की शिक्षा के बाद यहाँ से निकलें, तो वो समाज और देश के लिए कुछ करने योग्य निकलें, उस पे बोझ ना बने। जी, तो बिल्कुल। ये है हमारे गुरुकुल का पूरा खाका। और इस समय हम प्रवेश भी ले रहे हैं बच्चों के। तो 6 से 10 साल के बच्चे जिनके अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लगन है कि अपने बच्चों को विश्व के श्रेष्ठतम विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करनी है, ताकि एक अच्छे मनुष्य यहाँ से जितने भी कंपटीशन होंगे, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे रेलवेज़ के हों, एनडीए के हों, सेना के हों, सारी हम तैयारी कराते हैं बच्चों की। उनको अभी तो बच्चे छोटे हैं हमारे, 8वीं 10-12 साल के हैं, लेकिन जब ये 18-20 साल के वयस्कता में जब पहुँचेंगे उस स्टेज पे, तो इनमें वो सामर्थ्य होगा कि ये कंपटीशन धड़ाधड़ पार करते चले जाए। निश्चित रूप से। ऐसे ही राष्ट्र का नेतृत्व थामने वाले नई पीढ़ी को गढ़ना ही इस भारत उदय गुरुकुल का उद्देश्य है। भैया, अभी आपके इसी गुरुकुल से एक विद्यार्थी का चयन ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कूल में हुआ है, उस संबंध में भी थोड़ा सा जानकारी दें हमारे। जी, बहुत अच्छा। इस गुरुकुल की एक विशेषता है कि इस गुरुकुल के परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण का शोध केंद्र भी है, जी, जिसका मैं प्रोफेसर हूँ। जी, तो यही ग्रामीण, बहुत ही हम्बल फैमिली से, एक साधारण, बहुत ही साधारण परिवार से एक बालक आता है। उसने ग्रेजुएशन किया हुआ होता है और उसको चाह रहती है कुछ जीवन में करने की। तो उसका नाम है हर्ष मिश्रा, वो चरखारी का रहने वाला था। तो 2017 में वो मुझे ज्वाइन करता है और मैं उसको यहाँ पर वायु प्रदूषण के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, यहाँ की टीम के साथ जोड़ता हूँ और यहाँ रुककर वो वायु प्रदूषण पे प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। और इस वर्ष उसका चयन क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि यूटी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ उसका चयन हुआ और बाकायदे अपने समाज को, अपने परिवार को गौरवान्वित करता हुआ इसी परिसर से, भारत उदय गुरुकुल की मिट्टी से निकला हुआ छात्र इस समय ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रहा है। बहुत सुंदर। अब इधर घुमा दो तो। मित्रों, अभी मैंने आपसे, भैया से एक भेंट करवाई। निश्चित रूप से भैया जिस उद्देश्य और जितने भी बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, तो हम आप जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको, तो भैया के इतने बड़े यज्ञ में यदि हमारी भी संविधा पड़ जाती है, हमारा सौभाग्य होगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने अपने स्तर से इस गुरुकुल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जितना भी, जैसा भी, जिस भी प्रकार का आप लोगों का सहयोग मिल सके, वो हमारे लिए बड़ा ही अच्छा कार्य होगा। और कहते हैं कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा कार्य कर रहा है तो उस अच्छे कार्य में आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो ये तो विद्या का दान है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सर्वेषाम् एव दानानां विद्या दानम विशिष्यते। यदि आप किसी को पैसे का दान करते हैं तो वो तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, कुछ पल में चला जाएगा, लेकिन यदि आप विद्या का दान करते हैं तो कई पीढ़ियां आप उसको याद रखते हैं कि फला जगह हमारे बच्चे को फला गुरु ने पढ़ाया था। तो ये तो भैया के द्वारा विद्या का दान दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमीरपुर ज़िले में जो विद्या का इतना बड़ा अच्छा और आधुनिक गुरुकुल खुला है, ये भविष्य में अपने एक नया कीर्तिमान रचेगा और स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।